ओम श्री परमात्मने नमः। अवस्थित आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे प्रार्थना है कि सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों से भी कहें और शेयर करें। तो हम लोग निष्काम कर्म भावना से कार्य कर रहे हैं, ज्ञान को सबके लिए बांट रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, निःशुल्क ज्ञान और सबको ज्ञान और भारतवर्ष जगत गुरु, इस उद्देश्य के साथ आज हमारे साथ जुड़ी हैं शताक्षी मालवीय। और आप जो है होम साइंस और डाइट एंड न्यूट्रिशन की विशेषज्ञ हैं और आपने हॉस्पिटल में भी काम किया है, वो अभी अपना डिटेल बताएंगी। तो वो कोविड-19 और न्यूट्रिशन, क्या डाइट होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगी। हम जो है यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से नव युवाओं को भी स्थान दे रहे हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज, उनका इंटेलिजेंसिया किसी एक सीनियर से कम नहीं है, क्योंकि उनकी परसेंटेज बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और वो भविष्य हैं भारतवर्ष का। तो ऐसे लोगों को हम अपने यहाँ स्थान दे रहे हैं। अब शताक्षी मालवीय जी की ओर चल रहा हूँ। शताक्षी मालवीय जी नमस्कार। तो आज आपका विषय क्या है जिस पे आप टॉक करना चाह रही हैं? सर को नमस्कार करते हुए आज मैं सर यहाँ पे प्रस्तुत हूँ न्यूट्रिशन और कोविड-19 के ऊपर मैं अपने विचार और अपनी जो नॉलेज है यहाँ पे शेयर करने के लिए आई हूँ। कोविड-19 एक ग्लोबल पेंडेमिक है, पूरे विश्व को वैश्विक बीमारी हो चुकी है। उसके लिए न्यूट्रिशन या पोषण थोड़ा सा तेज़ बोलें, क्योंकि जो आवाज़ है वो तभी साफ़ आती है। जी, पोषण का क्या रोल है, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आप सबके बीच में प्रस्तुत हुई हूँ। सर ने आज ये मौका दिया है हम जैसे युवाओं को इस प्लेटफॉर्म पे कि हम अपनी नॉलेज को शेयर कर सकें। ना ही इसमें किसी चीज़ का लेन देन या कोई पैसे का लेन देन नहीं है, ये निःशुल्क सेवा है। और यहाँ पे मैं अपनी नॉलेज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। भविष्य में मैं अपना क्लिनिक भी खोलूँगी, या मैं अपने जो भी व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल से जुड़े हुए, मैं उनको ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, होम साइंस से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड। आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नॉलेज को अपनी शेयर करूँगी, आप सबके व्यूज़ को सुनूँगी और आप सबकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। तो शताक्षी जी, ये निष्काम कर्म भावना से आप कार्य कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। निष्काम कर्म भावना उसे कहते हैं जिससे हमें कोई लाभ नहीं, लेकिन हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम जो है कोविड-19 में अगर हम दूसरी सुविधा नहीं दे पा रहे, तो ज्ञान का प्रचार और प्रसार और ज्ञान के माध्यम से दूसरों को लाभ दे रहे हैं। ये हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। उसमें आप सहयोगी बन रही हैं, इसके लिए आपको हार्दिक स्वागत। अब आप ये बताइए कि आपकी प्राथमिक शिक्षा, यानी कि आप के फादर का नाम क्या है, थोड़ा सा अपना परिचय दें। जी सर, मैं इंट्रोडक्शन। जी सर, मेरे फादर का नाम प्रताप नारायण मालवीय, पीएन मालवीय है। मेरी माँ थोड़ा तेज बोलें। मेरी माँ का नाम साधना मालवीय है। मैं बेसिकली आईआईटी कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी एजुकेशन 10th तक मैंने केवी आईआईटी कानपुर, और 12th भी मेरा केवी से ही है, केंद्रीय विद्यालय आईआईटी कानपुर से मैंने पढ़ाई करी है। मैंने अपना ग्रेजुएशन IBSBT इंस्टीट्यूट ऑफ बायो साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज से किया है। मेरा BSc जो है वो मेरा ह्यूमन न्यूट्रिशंस में था, और मेरा जो मास्टर्स रहा है वो मैंने अपना फूड साइंस में किया हुआ है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं? मैं थ्रू आउट हमेशा अपनी एजुकेशन में, मेरा 10th भी 85% था, मेरा 12th भी 85% था। मैं अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में थ्रू आउट टॉपर थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी। मैंने अपनी पूरी यूनिवर्सिटी में अपने पूरे कोर्स में टॉप किया हुआ था। यानी आप हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। भविष्य में आपको ईश्वर सफलता प्रदान करें। और आपका नेट क्लियर है? जी सर, मेरा नेट मैंने 2 बार होम साइंस में क्लियर किया हुआ है।
होम साइंस मेरे लिए फूड न्यूट्रिशंस मेरा बेसिक है। मैं फूड न्यूट्रिशंस ही मैंने बेसिक उस पे ही काम किया हुआ है। 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। होम साइंस की मैं 5 स्ट्रीम्स को मैंने नेट के साथ स्टडी किया हुआ है और नेट को मैंने 2 बार उसमें क्रैक किया हुआ है होम साइंस में। वेरी गुड। तो वो कौन सी 5 स्ट्रीम हैं जो आप अभी स्ट्रीम की बात की, तो हमारे सब्सक्राइबर्स को बताएं कि वो स्ट्रीम क्या है। होम साइंस में 5 स्ट्रीम होती है। सबसे वाइड स्ट्रीम है हमारी फूड एंड न्यूट्रिशंस की, दूसरी स्ट्रीम है वाइड टेक्सटाइल की, तीसरी स्ट्रीम है चाइल्ड डेवलपमेंट की, चौथी स्ट्रीम है हमारी रिसोर्स डेवलपमेंट या मैनेजमेंट की, और पांचवी है जो रिसर्च टूल्स हम यूज़ करते हैं। तो ये 5 स्ट्रीम्स हैं जो होम साइंस के अलग अलग बच्चे इसमें डिवाइड होते हैं। बट मोस्टली और सबसे ज़्यादा करियर ओरिएंटेड जो ब्रांच है, साइंटिफिक ब्रांच है होम साइंस की, वो फूड एंड न्यूट्रिशंस है। तो फूड एंड न्यूट्रिशन में और आगे आपने क्या किया है? मैंने अपने ग्रेजुएशन में भी इंटर्नशिप करी थी। मैंने LLR हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल है कानपुर का, रीजेंसी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कानपुर का, मैंने वहाँ इंटर्नशिप करी है। फिर मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं इंटर्नशिप करने अपोलो इंटरनेशनल गांधीनगर चली गई। वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ और वहाँ पे मैंने करीब इंटर्नशिप के बाद 1 साल काम भी किया। मैं वापस आकर के मैंने फिर से कानपुर में रीजेंसी में एज अ सीनियर डाइटिशियन ज्वाइन किया। 1.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया। तो हॉस्पिटल लाइन में ही मुझे 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो मतलब आप एज ए डाइटिशियन काम कर चुकी हैं और बहुत से रोगियों को इसमें आपने डाइट प्रेस्क्राइब की होगी। जी बिल्कुल, यही काम किया होगा। और जी, क्या जी। काम होता है विशेष करके डाइट जैसे डाइटिशियन का है, सीनियर डाइटिशियंस में तो हमें जितनी भी थेरापेटिक चीज़ें होती हैं, जैसे मोस्टली 3 जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं आज के टाइम में, हम उनको ट्रीट करते थे। डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जैसे हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, और तीसरी है रीनल। मैंने रीनल डिजीज़ के साथ भी काम किया हुआ है। रीजेंसी रीनल केयर आपने नाम सुना होगा या आप गूगल सर्च कर सकते हैं। मैंने रीजेंसी रीनल केयर में भी काम किया है रीनल के पेशेंट्स के ऊपर। तो सब्सक्राइबर्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, कांटेक्ट करेंगे, तो आप उनकी सहायता करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। आपने जो है रिसर्च के बाद क्या करने का इरादा बनाया है? मैंने सर रिसर्च के बाद मुझे अपना एक ये तो है ही, जैसे हर रिसर्चर का होता है कि मैंने ज्वाइन ही किया है। मैंने PhD या डॉक्टरेट की डिग्री में लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं प्रोफेसर लाइन में जाना चाहती हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर सर आप जैसा बनना चाहती हूँ। और सेकेंडरी जो मेरा पर्सनल डाइटेटिक्स का स्पेशलाइजेशन है, मैं उसमें अपना क्लिनिक ओपन करना चाहती हूँ। मैं अपने पर्सनल उस पर भी ब्लॉग्स लिखूँगी। मैं इसमें जितने भी मेरे से हो सकते हैं, मैं अपना क्लिनिक खोलने के बाद थेरापेटिक और क्लिनिकल प्लस ओबेज एंड ओवरवेट दोनों के ही पेशेंट्स पे मैं काम करूँगी। तो आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, तो आप ऑनलाइन भी लोगों को गाइड करेंगी। जो आज आपका क्लास होने जा रहा है, जो आप प्रशिक्षण देंगी या राय देंगी या परामर्श देंगी कि इसमें कौन कौन सी डाइट होती है एंड कोविड में न्यूट्रिशन की, तो वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बिल्कुल तो सही बात। ऑनलाइन आप जवाब भी देंगी और ऑनलाइन आप करने का आपने प्लान किया है? बिल्कुल, आज का टाइम ही है सर ई लर्निंग का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही सबसे इम्पॉर्टेंट है और आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यही सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स भी सबसे बड़े हैं। तो यूट्यूब के साथ मैं जुड़ करके अपने आने वाले भी वीडियोस में न्यूट्रिशन के मोस्टली टॉपिक्स, या व्यूअर्स जो मुझसे कहते हैं या किसी टॉपिक के लिए मुझसे बोलते हैं या अपने क्वेश्चंस इस ब्लॉग पे भेजेंगे, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस को बनाऊंगी और आप सबकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश। तो ये एंड कोविड-19 जो है, तो इसमें न्यूट्रिशन के संदर्भ में कुछ आप इंट्रोडक्टरी रिमार्क दें, फिर हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे जी। ये न्यूट्रिशन क्या है और क्यों आवश्यक है। जी जी सर, भूमिका बताएं। जी जी जी, जैसे कि सभी को पता है कि कोविड-19 एक वैश्विक बीमारी है और इसमें सबसे बहुत बड़ा रोल है न्यूट्रिशन का, पोषण का। क्योंकि कोविड-19 हम सभी जानते हैं कि कोविड या कोरोना जो वायरस है वो जा कर के डायरेक्टली इम्यूनिटी को इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट का मतलब है कि इम्यूनिटी, सबसे पहले जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है बॉडी की, वो इतनी डाउन कर देता है। तो दवाइयों के साथ साथ जितना अच्छा खान पान और पोषण होगा
उतनी जल्दी आप कोविड-19 से रिकवर हो सकते हैं। पहले तो आप प्रिवेंटिव मेजर, मतलब आपको कोविड-19 ना हो उसका यूज़ करें, और उसके बाद अगर कोविड-19 हो जाता है तो उसके बाद आप कैसे रिकवरी कितनी जल्दी कर सकते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट का बहुत बड़ा रोल है। तो वेरी गुड। तो ये 3 स्टेज हुई। जी। पहली स्टेज है कि रोग ना हो, उसके लिए डाइट बताएंगी आप। उसके बाद जब हो जाता है तो उन लोगों के लिए इस डाइट बताएंगी जी। कि जो है माइल्ड हुआ है, मॉडरेट हुआ है और सीवियर हुआ है। तो ये जी। 3 स्टेज उसमें लगभग आ जाती हैं। और उसके बाद जो है जब वो ठीक हो गया कोविड से, तो वो फिर से रिकवर कैसे करे, रिकवर तो कितना? इसके लिए भी आप बताएंगी। जी, तो बिल्कुल। आपने अभी इससे पहले कुछ टर्म्स यूज़ किए, पहले हम उसको डिफ़ाइन कर लेना चाहेंगे कि आपने एक टर्म लिया इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला शब्द है आजकल। जी। आपके शब्दों में इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारे शरीर की रोगजनक या पैथोजेंस, जिनको हम साइंटिफिक वर्ड बोलते हैं, पैथोजेंस से लड़ने की शरीर की खुद की एबिलिटी, जो शरीर स्वयं किसी भी प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करता है, जो पैथोजेंस या टॉक्सिकन्स जो बॉडी में पैदा होते हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं या प्रतिरोधक सिस्टम कहते हैं। तो ये 2 तरीके की होती है, एक इनेट इम्यूनिटी होती है, दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमारे जन्म के साथ होती है और लंबे समय के लिए नहीं, ये एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड या कम समय के लिए होती है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी है जो लंबे समय तक रहती है, पर उसको शरीर धीरे धीरे गेन करता है या धीरे धीरे बढ़ाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र या एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये इम्यूनिटी आती जाती है। अच्छा, एक शब्द और है एंटीऑक्सीडेंट। जी। तो ये डाइट में जब कभी हम लोग चलते हैं या सुनते हैं तो आए दिन ये कहा जाता है ये फल, ये सब्जी, ये एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत ज़्यादा है। तो इससे हमारे सब्सक्राइबर क्या समझें कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है और वो कैसे हेल्पफुल है स्वास्थ्य के लिए? जी, एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे आप समझ रहे हैं, आप वर्ड से ही एंटीऑक्सीडेंट, बॉडी में जितने भी प्रोसेस या फंक्शन होते हैं उन सब में ऑक्सीजन का यूज़ होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस इसी को कहते हैं। ऑक्सीजनीकरण जब होता है तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ होते हैं जो हमारी बॉडी में एक टॉक्सिन का काम करने लगते हैं, वो हमारी बॉडी में ठहरने लगते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंसेस हैं, फूड में पाए जाते हैं, जो फूड या बॉडी से उन ऑक्सीडेंट्स पार्टिकल्स को निकाल देते हैं। तो कुछ आप जो है फलों के नाम बताएं जो अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं और कोविड-19 में यूज भी किए जा रहे हैं। जी, जैसे दोनों ही चीज़ों का जी, देखते हुए। जी, एंटीऑक्सीडेंट्स में मैं, जैसे सर ने बोला, मैं सोर्सेज के साथ साथ मैं न्यूट्रिएंट भी बता देती हूँ। एंटीऑक्सीडेंट हमारे 3 बेसिक होते हैं। एक है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन सी और तीसरा है विटामिन ई। दिस आर द मेन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। विटामिन ई को हम साइंटिफिक नेम में टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई एक पोटेंशियल एंटीऑक्सीडेंट है जो उम्र दराज लोगों के उसमें भी बहुत काम आता है। आपने ऐसे भी सुन रखा होगा कि कॉस्मेटिक में भी, मेकअप के प्रोडक्ट्स में भी विटामिन ई का बहुत यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन ई एक बहुत इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई किस में पाया जाता है? विटामिन ई जितने भी नट्स या ऑयल सीड्स, स्पेशली अखरोट, बादाम भीगा हुआ, फलियां वाली दालें, रागी, इन सब में विटामिन ई पाया जाता है। दूसरी बात मैंने कही विटामिन सी, इम्यूनिटी बूस्टिंग न्यूट्रिएंट भी इनको बोलते हैं, क्योंकि कोरोना में इम्यूनिटी जो डाउन होती है उसमें विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन सी, जैसे ही सी हमने बोला, तो जैसे सी निकलती है आवाज़, वैसे ही सी के सोर्सेज भी आप समझ सकते हैं। आंवला, अमरूद, नींबू, हरा प्याज, हरी सब्जियां, इन सब में विटामिन सी मौजूद होता है। तीसरा मैंने जो न्यूट्रिएंट बताया वो है विटामिन ए। जितनी भी पीली सब्जियां और फल हैं उन सब में विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। तो ये सारे पोटेंशियल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो मैंने आपको 3 इनके सोर्सेज भी बता दिए और 3 मैंने न्यूट्रिएंट्स भी मैंने बता दिए। तो कोविड-19 में तो ज़्यादातर इस टाइम बताया जा रहा है कि आंवला है, नींबू का तो बहुत ज़्यादा प्रयोग बताया जा रहा है। जी। तो नींबू को इसमें किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं? नींबू को देखिए, नींबू जो अपने आप में है, नींबू के अंदर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी बहुत बड़ा सोर्स है। बी को मैं बताऊं, बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन होते हैं वो वाटर सॉल्युबल, मतलब पानी में घुलनशील।
इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कोविड-19 का जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है, मतलब बॉडी में सूखापन आने लगता है। नींबू पानी पीने से उसका फ्लूइड स्टेटस या तरल पदार्थ का जो स्वभाव है वो शरीर का वापस आता है, जिससे कि उसकी खांसी या उसकी यूरिनेशन के थ्रू जितना टॉक्सिक मटेरियल उसकी बॉडी में बन रहा है वो उसके शरीर से बाहर जाने लगता है। इसलिए नींबू पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डॉक्टर कोविड-19 में। अच्छा, तो एक चीज़ और भी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ जो है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सब जगह पर, इंस्टाग्राम पर, कि गर्म पानी के साथ यूज़ किया जाए और बार बार यूज़ किया जाए। जी जी तो जी जी। गर्म पानी के साथ क्यों प्रयोग करते हैं? गर्म पानी के साथ इसके दो कारण हैं। एक तो ये भी है कि कोविड-19 में फ्लूइड स्टेटस मेंटेन करने के लिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, गर्म पानी प्लस नींबू उसमें कुछ 3 से 4 बूंदें मिला कर के हमारे वज़न को कम करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जी। कोविड-19 में वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए गुनगुना पानी आपकी जो श्वास नली है उसको तासीर देगा, और नींबू जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स के थ्रू आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता और दूसरी चीज़ ये भी होता है कि एसिडिक होने के कारण हाँ। बैक्टीरिया को, वायरस को किल करने में भी माना जा रहा है कि वो जो है उसको डेड कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लोगों का मानना है जी कि जो है वो जो नींबू है एसिडिक मीडिया होने के कारण, क्योंकि जैसे वैसे भी हम लोग जो भी आहार लेते हैं तो वो जो है स्टमक में एसिडिक मीडिया होने के कारण अगर कोई चीज़ ऐसी होती तो वो वहीं भी ख़त्म हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही तो एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट ये है कि मतलब जो गले में और वहाँ पर ही जो है उसको नीचे तक, लंग्स तक वो ना जाए, बार बार गर्म पानी यूज़ करते हैं। और एक निश्चित टेम्परेचर के बाद जो है कोविड-19 की को ये माना जा रहा है कि वो डेड हो रहा है, तो इसलिए गर्म पानी और गर्म चाय, गर्म पेय का प्रचलन है। ये क्या बिल्कुल सही बात है? जी जी जी, ये बात बिल्कुल सही है। एसिडिक मीडियम जैसे सर ने बताया, हमारे स्टमक में HCl होता है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जो हम खाने के साथ बैक्टीरिया या टॉक्सिन ले लेते हैं तो वो स्टमक में एसिडिक मीडियम की वजह से ही मरते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जो भी टॉक्सिन्स हैं वो एसिडिक मीडियम नींबू की वजह से हटते चले जाते हैं। वैसे भी जो हमारे सब्सक्राइबर समझें कि जब कभी उन्होंने नींबू पानी पिया होगा तो वो उन्होंने ये पाया होगा कि जो बलगम है या कफ है या स्पुटम है जो अगर गले में फंसा है तो वो गर्म पानी से, नमक से गरारा करने से या नींबू से लेने से निकलता है और उसमें लाभ मिलता है। और पाचन क्रिया दीप्त होती है, डाइजेशन बढ़ता है। तो ये तो नींबू की बात हुई। तो अब हम दूसरी चीज़ मुद्दे पर आते हैं कि जो है नींबू लेते हैं और टमाटर भी विटामिन C देता है, और जो है हरी आंवला भी देता है। तो ये सारी चीज़ें आपने गिनवा दी। और हरी मिर्च भी, और शिमला मिर्च कितने गुना देती है विटामिन C? लगभग शिमला मिर्च में 6.5 हाँ, तो वो तो है। और जो लाल वाली है, लाल वाली में ज़्यादा है। हाँ। हरी और लाल में यही है कि लाल वाला ज़्यादा अच्छा सोर्स है विटामिन C का। जस्ट उसमें लगभग डबल से ज़्यादा होती है, तो वो मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो शिमला मिर्च को भी जो है विटामिन C में लोग प्रयोग करें। बिल्कुल करें। और एक औसत व्यक्ति को 40 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन C की ज़रूरत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि वैसे तो इतना है, लेकिन जो प्रेस्क्राइब किया जा रहा है वो 500 mg तक बढ़ा के इस डिसीज़ में दे रहे हैं कि वो सुबह शाम भी ले सकते हैं। और चूसने वाली गोलियां हैं जो चिकित्सक के परामर्श पे लेनी हैं। बिल्कुल, एक बात ये हुई। तो ये विटामिन C की बात कर ली आपने। अब बी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं कि बी कॉम्प्लेक्स जो है, आपने एक नाम लिया कि वो बॉडी में कहाँ से आ रहा है। उससे पहले जिंक की बात करिए, क्योंकि जिंक जो है कि गोलियां दी जा रही हैं। तो जिंक क्या करता है? जैसे कि जिंक एक को फैक्टर की तरह काम करता है। को फैक्टर का मैं मतलब बताऊं आपको, इम्यूनिटी के जो सेल्स बनते हैं उनकी प्रोसेसिंग जिस प्रोसेस के थ्रू होती है उसमें को फैक्टर एज अ एंजाइम के लिए जो रोल चाहिए उसकी एंजाइम्स के लिए वो जिंक का काम होता है। और जिंक जो है वो जो सेल्स की अगर आप स्ट्रक्चरल व्यू जा कर के देखेंगे तो उसमें जिंक के पार्टिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोलेजन जो उनको जुड़ाने वाला जो काम है उसमें को फैक्टर का काम हमारा जिंक करता है। जिंक
कि एक मैं और आपको बताऊं कि अभी तो कोविड-19 में ज़िंक का बहुत रोल है, वैसे भी ज़िंक की डेफ़िशिएंसी से लोगों को जो चकत्ते वाली प्रॉब्लम होती है, उसमें विटामिन सी के साथ-साथ ज़िंक का सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्या इंसुलिन में बनने में भी कुछ जिंक का रोल है? जी, जी, जी। ज़िंक हमेशा एज़ अ कोएंजाइम या कोफैक्टर की तरह काम करता है। बी कॉम्प्लेक्स जैसे सर ने अभी बोला, जितना भी B1, B2 चाहे B1 को हम बोलते हैं साइंटिफिक थायमीन, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, B3 को बोलते हैं नियासिन, ये सारे ही हमेशा कोफैक्टर की तरह काम करते हैं। एंजाइम जितनी भी एंजाइम हमारी प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी है, उन सब में बी कॉम्प्लेक्स, ज़िंक, मैग्नीशियम ये तीनों मिलके रोल प्ले मैग्नीशियम करते के हैं। बारे में थोड़ा सा बताइए। जी। एक नया अ, शब्द बोला आपने। जी, जी, जी। मैग्नीशियम ज़िंक और मैग्नीशियम दोनों साथ मिलकर के हमारे इम्यूनिटी को सेल्स को बिल्डअप करते हैं, कोफैक्टर का काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कैल्शियम आयन्स हमने बोला, मैग्नीशियम आयन्स बोला, तो मैग्नीशियम एज़ अ आयन काम करता है। जब 2 रिएक्शन के बीच में कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, तो जो एक आयन फॉर्म है, वो मैग्नीशियम करता है। तो मैग्नीशियम एक बहुत छोटे अमाउंट में लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ज़िंक के साथ। एक नॉर्मल औसत आयु में 310 से 350 के करीब चाहिए है, जो कि हमारे कोविड में हम बढ़ा सकते हैं। रिकवरी के फ़ेज़ में मैग्नीशियम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। 310 से 350, 370 तक भी डॉक्टर आज के प्रिस्क्राइब करते हैं रिहैबिलिटेशन के फ़ेज़ में। तो ये भी बात आपने ठीक कर ली। अब आप ये बताइए कि जो कॉपर है, क्योंकि ब्लड फॉर्मेशन में जो है B1, B6, B12, हाँ, विटामिन सी और जिंक और जो है कॉपर, इनके रोल हैं। जी। तो ब्लड फॉर्मेशन में इन सब के क्या रोल हैं? ब्लड फॉर्मेशन में क्योंकि हम जी, जी। सारी चीज़ों का टच करेंगे। जी, कोविड जी, के अलावा भी उसके आसपास की जो बातें हैं बिल्कुल, उनको भी करेंगे। खाली कोविड की बात नहीं है, और भी बातें हैं इम्पॉर्टेंट। जी। जी जैसा बताएं। कि सर ने इतना अच्छा हमारे व्यूअर्स को ये भी कि इतने अच्छे जब सवाल आप इतने अच्छे होंगे तो अपने आप जवाब या नॉलेज अपने आप शेयर होती जाएगी। जैसे कि सर ने बोला अभी कॉपर और विटामिन के, ये मैं उसके साथ जोड़ते हुए आपको बता रही हूँ। ब्लड फॉर्मेशन जो आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज का फॉर्मेशन है, उसमें कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉपर एक मिनरल है। तांबा आप सभी जानते हैं, तांबे का पानी कहते हैं कि तांबे का पानी पीना चाहिए। तांबे कहते हैं कि के रात में पात्र आप पानी तांबे के बर्तन में रखिए और सवेरे जी, पीजिए। हाँ, ऐसी हमारी परंपरा रही। जी। और जो है हमारे यहाँ तो सूरज को भी अर्घ देना है, अर्घ देना या है। जो कॉपर के ही आप देखें कि उन बर्तनों का ज़्यादा यूज़ होता था। अब कॉपर आजकल के। प्रचलन में ये प्रचलन स्टील और में ये ये चीज़ें आ गई हैं, जी, या जो मतलब शीशे के बर्तन आ गए, गिलास वगैरह। जी। लेकिन पहले तो कॉपर कॉपर, का इनका और लोहे का, क्योंकि आयरन चाहिए आयरन, था, बिल्कुल, इनके आयरन। बर्तन ज़्यादा हुआ करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसा अब आप कि बताएं इसके बारे जी, में। जैसा कि सर ने अभी 2 टर्म्स ही बोले, यही है कि क्वेश्चंस ऐसे हैं। आयरन क्यों लोहे की कढ़ाई में पहले कहा जाता था कि नहीं, लोहे की कढ़ाई में ही चीज़ें बनाई जाएँ। जब हम जिस तरीके के हम बर्तन में खाद्य का काम करते हैं, जैसे कि एक ये भी बात है कि तांबे के बर्तन में कभी एसिड की चीज़ें, दही नहीं जमाना है, क्योंकि दही एक लैक्टिक एसिड उसमें पाया जाता है और तांबा उसके साथ रिएक्ट कर देगा तो वो पॉइजनियस हो जाएगा या जहर का काम करेगा। तो आपको एसिडिक चीज़ें कभी भी तांबे के बर्तन में नहीं रखनी है। अब रही बात लोहे की चीज़ें जब हम हरी सब्जियां स्पेशली लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, तो कुछ लोहे की जो अर्क हैं वो हरी सब्जी में आ जाते हैं। इसलिए पहले के ज़माने में लोहे की मतलब कुछ कढ़ाइयों में लौह यूज़ तत्व किया आ जाता था। जाते हैं, लौह तत्व आ जाते हैं, बिल्कुल, जो इसीलिए कि उन्हें कहते हैं ब्लड फार्मिंग में हेल्पफुल होते हैं। ब्लड फॉर्मिंग। और इसीलिए कॉपर- तवे के जी, जो है लोहे का बनाया जाता है, तवा और लोहे रोटी का उसी पे सेकी जाती उसी है में सेकी कि कुछ लौह तत्व लौह आ तत्व, जाए। कुछ लौह तत्व आ जाए, क्योंकि पहले के ज़माने में ये यही- साइंस है मतलब। बिल्कुल, ये बिल्कुल साइंस है। और मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहती हूँ कि जो एंशिएंट या आयुर्वेद है, जो आयुर्वेद ने बताया है बेसिक प्रिंसिपल्स, उन्हीं को थोड़ा सा इधर उधर करके मॉडर्न है। जितना आप आयुर्वेद की डीप नॉलेज लेंगे या जितना हमारे पुरातत्व या पुराने लोग कह के गए, बस वही सारा पोषण का बेस्ट सोर्स आज अब भी एक है। और चीज़ आ गए, जी। जब पुरानी बातों पे आप आ गई तो मिट्टी के बर्तन यूज होते थे, मिट्टी। और मिट्टी जो है कैल्शियम को प्रकट करता प्रकट है, करती है, और इस बिल्कुल। कोविड-19 में कैल्शियम भी दिया जा रहा है। कैल्शियम। अब कैल्शियम की बात करिए। कैल्शियम तो जैसा जानते हैं, कैल्शियम तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी चीज़, जिस ढांचा हमारे शरीर का जो है, जिस ढांचे पे हम खड़े हैं वो है हड्डियाँ, और हड्डियाँ बनती किससे हैं, वो है कैल्शियम और फॉस्फोरस। 2 चीज़ हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी हड्डियों की फॉर्मेशन होती है।
कैल्शियम अपने आप में एक बहुत वृहद न्यूट्रिएंट है, इसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट में गिनते हैं। है ये एक तरीके का मिनरल, बट इसकी अमाउंट, क्योंकि हड्डियां तो हमारे पूरे शरीर में हैं, तो इसलिए ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। इसका नॉर्मल अमाउंट 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन है, पर लैक्टेटिंग वुमेन, स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं और जो दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, उनके लिए ये अमाउंट और भी बढ़ जाता है, ये 1200 तक चला जाता है। क्योंकि और एक चीज़ मैं और बताती हूँ, जैसे कि कैल्शियम की जो ज़रूरत है वो महिलाओं को ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आपने सुन रखा होगा ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, इस तरीके की जो बीमारियां हैं ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होती है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी जैसी होगी, आपकी जो हड्डियां हैं वो छिद्र युक्त होने लगेंगी। फीमेल्स को ज़्यादातर ये जी। कहा जाता है कि 45 या 50 की हाँ, एज से बिल्कुल। पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो Periods विशेष करके जी जी उस समय पर ये रोग ज़्यादा रोग लगता है, तो ज़्यादा इसलिए लगता है। उस टाइम इनको और विशेष और भी ज़रूरत हो ज़्यादा जाती है, विशेष देना चाहिए, और वैसे इसीलिए भी ज़रूरत होती है और वैसे भी ज़रूरत ज़रूरत होती है। कैल्शियम का अपने आप जितना भी हड्डियों का रोग है वो जितना भी है, सही होने के लिए कैल्शियम को ही हम यूज़ करते हैं। नॉर्मल अमाउंट में मैंने आपको बताया जैसे कि 1000 तक होता है, पर अगर मेनोपॉज है या ऑस्टियोपोरोसिस है तो 1200 या 1400 तक जाता है। अब रही बात यही कि किस में कैल्शियम पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा तो हम जानते हैं कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों में तो कैल्शियम होता है, पर अनाजों में भी कैल्शियम होता है। रागी, आपने सुना होगा, रागी अभी ट्रेंड में हो गया। रागी रिचेस्ट सोर्स है इस समय कैल्शियम का। 400 mg प्रति 100 ग्राम में मौजूद होता है रागी। बहुत के इंपॉर्टेंट उसमें। बात बताई, इसको मैं रिपीट करूंगा कि आप कह रही हैं कि रागी रिचेस्ट सोर्स richest ऑफ द source है। कैल्शियम, दूध से भी और ज़्यादा है। 100 ग्राम में कितना बता रही हैं आप? 400 mg 400 mg। 400 mg तक तो ये तो मौजूद बहुत है। अच्छी मात्रा हो गई। जी, अब जैसे 100 ग्राम के हैं, अगर आप उसमें 50 लेंगे तो 250 या 200 ग्राम तक अगर आप रागी का सेवन, और आप आगे देखेंगे या आपने ये भी देखा होगा कि रागी के डोसे या रागी की रेसिपीज़ इसीलिए कोविड में और बताई जा रही हैं, क्योंकि रागी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सोर्स है कैल्शियम का। तो उसमें बाउंड फॉर्म में होता है, फाइबर युक्त होता है। रागी का यूज़ मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलूँगी, कैल्शियम की जिन लोगों को भी जो दूध नहीं ले पा रहे हैं, जो दूध नहीं कर पा रहे हैं सेवन, क्योंकि दूध थोड़ा सा महंगा आता है, पर रागी एक सस्ता अनाज है और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ को दूध से एलर्जी भी होती है। कुछ को दूध से एलर्जी होती है, तो जो दूध का प्रयोग ना कर पाए वो रागी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग। और दूध में कुछ मिलावट भी आ रही है, मिलावट भी आ रही है, तो वही चीज़ तो लोग बचना चाहते हैं उससे। बचना चाहते हैं, तो आप रागी उसका अल्टरनेट सोर्स है। जैसे कि अल्टरनेट सोर्स की बात आई, तो मैं एक और चीज़ आपको बताऊं अपने व्यूअर्स को कि बादाम, जो बादाम में चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें हमारी मूंगफली में भी पैदा होती हैं। तो आप अगर बादाम नहीं खा पाते हैं या बादाम नहीं ले पाते हैं तो आप मूंगफली भिगो के ले सकते हैं। गरीबों का बादाम भी कहते हैं हम मूंगफली को। तो मूंगफली अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। जो भी सोर्सेज आपको बादाम में गुण मिलेंगे वो आपको एक हद तक मूंगफली में भी मिलते हैं। तो हम न्यूट्रिशन या हम डाइटिशियंस का ये काम भी है कि हम सिर्फ, ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ ऐसे सोर्सेज बताएं जो महंगे हों, हम आपको सस्ते सोर्सेज भी बताएंगे जो आप ले सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, हम आपको तो उसी में बताएंगे। सब्सक्राइबर्स को मैं बताना चाहूँगा कि मेरे अनुभव में ये आ रहा है कि आपका जो हॉस्पिटल्स में आपने काम किया वो एक्सपीरियंस यहाँ बोल रहा है। जी आप बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर पा रही हैं जी सर, और उनका विश्लेषण बहुत वैज्ञानिक आप कर रही हैं, तो आपकी नॉलेज रियली इट जी इज़ सर, वेरी गुड। बस सर। और अब मैं ये चाहूँगा कि अब हम लोग मिनरल्स की बात कर ली, विटामिन की बात कर ली, और अब हम ये आएंगे कि कोविड में, जो अभी कोविड हुआ नहीं है लोगों को, जी जी, उनके लिए आप कैसी डाइट बताना चाहेंगी कि वो क्या क्या लें जिससे उनकी इम्यूनिटी बने क्या और उनका शरीर शक्तिशाली हो जी, और कोविड से फाइट कर सके, जैसे इम्यूनिटी में हेल्पफुल हो। क्योंकि अभी आप immunity बता रहे थे कि WBC में भी हेल्पफुल होता है, कुछ चीज़ें आपने गिनाई ना, बिल्कुल। तो WBC भी एक तरीके से वो फैगोसाइटोसिस करके जो है, phagocytosis करते हैं, तो वो किल इम्यूनिटी करने का किल करने का काम करती है, antibodies तो वही तो बनाएंगे। एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी डाइट बताइए। जी, जैसे कि अभी आपको जैसे कोविड नहीं हुआ है तो आप प्रिवेंटिव मेजर में चल रहे हैं, तो पहला डाइट का प्रिंसिपल ये है,
आपको बैलेंस न्यूट्रिएंट लेना है, मतलब हर चीज़ बैलेंस, ओवर फीडिंग नहीं करनी है। हमें ऐसा नहीं करना है, हम ज़्यादा खाने की बजाय हम थोड़ा थोड़ा सा खाएं। इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक में फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स को आप बढ़ा दें, 6 से 8 बार खाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 बार का सेवन है, कि जैसे कुछ लोग सुबह का नाश्ता, कभी भी अपना नाश्ता आज के समय में कोविड में नहीं छोड़िए, नाश्ता ज़रूर करिए। नाश्ते के बाद अगर आप हैवी नाश्ता नहीं ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा प्री मॉर्निंग ले लीजिए, उसके बीच में मिड आफ्टरनून मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा जी क्योंकि एक कहावत मेरे को याद आ गई, जी क्योंकि व्हाट्सएप तो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इंस्टाग्राम, तो उसमें एक ये वायरल सी चीज़ है कि ये कहते हैं कि नाश्ता करो जरा बादशाह की तरह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो क्रम धीरे धीरे घटता है वो क्रम और रात का भोजन जो है बिल्कुल एक गरीब आदमी की तरह कर लो। ये तो ऐसा क्यों कहते हैं? सर इसके पीछे एक बिल्कुल, मैंने जैसे पहले अपना बोला, आपने सर खुद ही सारे सवालों के जवाब सर आपको पता ही है। जैसे कि पहले की उसमें बताया गया है कि नाश्ता करो तो बादशाह की तरह, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड, इसको बोलते हैं डेली पिरामिड, जो हर इंसान को यूज़ करना चाहिए। इन्वर्टेड पिरामिड का मतलब होता है जैसे आप ट्रायंगल या पिरामिड को पलटें तो जो सबसे पहला रोल है वो ब्रेकफास्ट का है। ब्रेकफास्ट हमारे पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए, क्योंकि दिन भर हमारा शरीर कार्य में लगा रहता है और पहला मील जो हमारे शरीर के अंदर जाता है वो ब्रेकफास्ट होता है। दूसरा मील उससे हल्का हमें लंच करना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे। लेकिन रात का खाना हम डिनर के जो खाना है उसको हम सबसे हल्का करें, क्योंकि उसके बाद बॉडी रेस्टिंग फेज़ में चली जाती है या सोने या हम सो जाते हैं। तो जब एक्टिविटी बॉडी में नहीं होगी, हम जितना ज़्यादा हैवी रात का खाना लेंगे उतना ज़्यादा। आइए अब हम लोग थोड़ा सा जी यहाँ बात करते हुए टहल लें, जी क्योंकि कुछ मौसम ठीक हो गया है। जी तो आइए, तो आप अभी बता रही हैं कि भोजन के बारे में, कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए, जिसको कोविड नहीं हुआ है उसके भोजन की बात कर रही हैं। आइए जी साथ साथ चलिए और थोड़ा थोड़ा बोलते रहिए। जी। तो जैसे कि सर ने अभी पूछा कि डाइट में क्या है, तो आइए। जिनको कोविड अभी नहीं हुआ है उनके लिए आइए मैं थोड़ा साथ चले। हाँ जी फूड आइटम्स बताना चाहूँगी। पहला है कि आप सुबह भीगे हुए बादाम और किशमिश ले सकते हैं। भीगे हुए बादाम क्यों? बादाम में प्रोटीन आपको मिलेगा और किशमिश में आपको आयरन मिलेगा। तो आपकी जो सुबह की शुरुआत है वो हल्का, सुपाच्य और इम्यूनिटी से युक्त होगा। तो आप मॉर्निंग में इन दोनों को भिगो के ले सकते हैं। नाश्ते के लिए आप रागी डोसा या खिचड़ी वगैरह ले सकते हैं, जिसमें आप सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। लंच जो है आप दाल, चावल, हरी सब्जियां लें, उसमें गुड़ का ज़रूर प्रयोग करें। गुड़ या 1 चम्मच घी, आप गुड़ या 1 चम्मच घी का प्रयोग कर सकते हैं। आप रात के खाने के लिए फिर से खिचड़ी का प्रयोग करें, या वेजिटेबल दलिया जो होती है, नमकीन दलिया, उसका प्रयोग करें। साथ ही साथ इन 5 मील्स के अलावा आप नींबू पानी, छाछ और पानी का सेवन 8 से 10 ग्लास ज़रूर करें। तो आपका फ्लूइड जो स्टेटस या हाइड्रेशन है वो मेंटेन रहेगा। इस डाइट प्लान को आप फॉलो करेंगे तो आपको कोविड के चांसेस कम से कम होते जाएंगे। अब आप हमें ये बताइए, ये तो आपने ओवरऑल ऐसे ही बताया। हाँ। अब हम ज़रा ब्रेक करते हैं डाइट को। जैसे हम लोग कहते हैं कि इतनी प्रोटीन, इतनी कार्बोहाइड्रेट, इतनी जो है मतलब फैट और मिनरल्स और वाटर। तो इस तरीके से आप क्या बताएंगी कि वो कितनी मात्रा में जो है उसका क्या रेशियो लगभग रखे कि मतलब, क्योंकि कंपोनेंट हुए ना, कंपोनेंट्स हुए जो 5 डाइट के कंपोनेंट हैं, तो उन कंपोनेंट पर बात करिए अब। जी कि कोविड-19 का जो व्यक्ति है, जिसको अभी हुआ नहीं है, वो कंपोनेंट में कितनी प्रोटीन पर डे ले। ओके, तो सर ने जैसे पूछा, मैंने पहले ही बोला था कि जिनको कोविड का है वो बैलेंस न्यूट्रिशन ले। पर जैसे कोविड हो गया है या कोविड की रिकवरी फेज़ में है, तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट का 70% ऑफ द टोटल जो कैलोरीज होती हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट लेकिन कैसा? उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब साबुत अनाज, साबुत जितनी भी चीज़ें हैं आपको वो लेनी है। मैदा या चिकनाई युक्त, जैसे कि आप मक्का लें, पर मक्के का आटा जो कॉर्नफ्लोर होता है आप उसको मत लें, क्योंकि वो रिफाइंड में आएगा। मक्का लें, दलिया लें कुटा हुआ,
ज्वार लें, बाजरा लें, रागी लें, आप इस तरीके के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आपको नहीं लेने हैं। दूसरी चीज़ है प्रोटीन। प्रोटीन इम्यूनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और एक न्यूट्रिएंट है, क्योंकि प्रोटीन हम सब जानते हैं कि सेल्स का जो डेवलपमेंट है वो प्रोटीन की वजह से ही होता है। कुछ फार्मूला भी होता है कि कितने ग्राम पर केजी बॉडी वेट। 1.3 to 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट है। एक औसत आदमी के लिए 60 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है और एक औसत महिला के लिए 55 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है। तो आप तो सब सफलतापूर्वक उत्तर देती चली जा रही हैं। बस यही है, 1.3 से 1.5 तक आप ले सकते हैं प्रति ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट का मतलब। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये 3 तरीके की प्रोटीन मानी जा रही है। जो आपने तो हॉस्पिटल में काम किया है जी। तो एक फर्स्ट ग्रेड की प्रोटीन है जो किडनी जिनकी फेल हो रही होती है उनके लिए, और जैसे कि उसमें कहते हैं कि एग प्रोटीन, और जो या फिश से प्रोटीन ले रहे हैं। और एक दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि जो सेकंड ग्रेड पे आती है, जो लोग नॉनवेज नहीं लेते हैं उनके लिए कहते हैं पनीर। और फिर तीसरी चीज़ पे आते हैं और वो होती है अनाज में मतलब दालें, बिल्कुल दालें। और दाल में भी लोग आजकल प्रेफर कर रहे हैं कि मूंग की दाल, आयुर्वेद वाले तो कहते हैं मूंग की दाल लो, मूंग की दाल पतली पतली बनाओ, और कोविड-19 में भी बता रहे हैं और सारे रोगियों में बताते हैं। तो इसके बारे में आपकी साइंस क्या कहती है, आपका अनुभव क्या कहता है? बिल्कुल, जैसा कि सर ने बोला, इसको हम मेडिकल या हमारे टर्म में बोलते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू। जिन प्रोटीन्स की बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा होती है हम उनको हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स कहते हैं। उनको हम कंप्लीट प्रोटीन्स कहते हैं। कंप्लीट प्रोटीन्स का मतलब है जिनमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद हों, जो कि अंडे में सबसे ज़्यादा अमाउंट है, 90। बायोलॉजिकल वैल्यू अगर हम अंडे की देखें तो वो 90 होती है। 90% जो, अगर हम 100 ग्राम का अंडा लें तो उसमें 90% जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में सारे अमीनो एसिड्स को पूरा करती है। अच्छा, लोग कहते हैं वाइट एग। वाइट एग क्या चीज़ होती है? वाइट एग का मतलब है एग का वाइट पोर्शन। वाइट पोर्शन जो है वो प्रोटीन से ज़्यादा युक्त है। जो येलो पोर्शन है या हम उसको योक कहते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा कहेंगे योक हटा के एग वाइट लीजिए, आपको प्रोटीन मिले। पर कोलेस्ट्रॉल भी अंडे में बहुत होता है। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि योक पार्ट में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए अंडे की जर्दी खाएं, ये बोला जाता है, उसको एग वाइट कहते हैं। तो एडल्ट के लिए तो लोग कहते हैं कि 2 अंडे का खा लो। आप कितने प्रेफर करती हैं? मैं डिपेंड करता है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग फेज में हैं तो आप 2 से 3 अंडे खा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेंटेन अपनी बॉडी को करना चाहते हैं तो प्रतिदिन में आप डेढ़ अंडे से ज़्यादा का प्रयोग ना करें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपका लाइफस्टाइल नहीं, खाली वाइट एग जब लेना है। वाइट एग में आप ले सकते हैं, 3 से 4 ले सकते हैं, सिर्फ वाइट पोर्शन, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग फेज में वो पूरा अंडा खाते हैं। और जिनको बॉडी बनानी है, डिसऑर्डर में लोग कहते हैं कि 2 अंडे ले ले, 2 अंडे ले लें किडनी डिसऑर्डर में। क्योंकि किडनी में मैं बताना चाहूँगी, किडनी में इसलिए बोलते हैं क्योंकि किडनी के जो रोग होते हैं उस पर किडनी में बहुत ज़ोर पड़ता है, और जितना हम हाई प्रोटीन या ऐसा बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन की ज़्यादा होगी उतनी आसानी से हमारी किडनी उसको मिनरलाइज या यूटिलाइज या निकाल सकती है, एक्सक्रीट कर सकती है। इसलिए उसको अंडे की जर्दी का पार्ट बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ना देकर के हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन देने के लिए कहते हैं। ये तो प्रोटीन की बात हुई जी। तो जैसे मूंग की दाल क्यों कही जाती है कि मूंग की दाल, ये सब जने कह रहे हैं, आयुर्वेद वाले कह रहे हैं, और जो जितने नेचुरोपैथ हैं और डाइटिशियन हैं और सभी कहते हैं, आजकल कह रहे हैं भाई मूंग की दाल जी, कोविड-19 वाले मूंग की दाल जी का पतली मूंग की दाल और या खिचड़ी बना लें जी। तो ये खिचड़ी का और मूंग की दाल का क्या राज है? मूंग की दाल का एक चीज़ तो ये है कि मूंग की दाल बहुत हल्की होती है, पेट में जाके गरिश नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर एक फैक्टर्स होता है जो लेग्यूम्स या पल्सेस में पाया जाता है, उसका अमाउंट अगर हम देखें तो मूंग में वो सबसे कम है। इसलिए, और मैं आपको ये बता दूं कि प्रोटीन का वेज सोर्स अगर आप सोयाबीन में भी बहुत होता है, लेकिन सोयाबीन में ट्रिप्सिन इनहिबिटर बहुत होता है जो पेट में जाके गैस पैदा करती है। इस वजह से मूंग का प्रयोग ज़्यादा करा जाता है, क्योंकि ये जो फैक्टर है वो मूंग में कम होता है। तो ट्रिप्सिन होता क्या है और ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन है बॉडी में? जब आपने ट्रिप्सिन इनहिबिटर कह दिया कि ट्रिप्सिन को रोकने वाला, तो ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन एक तरीके की एंजाइम है,
प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हम बोलते हैं, प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करती है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के यूज़ होती है और हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को जाकर के छोटे छोटे अमीनो एसिड्स के जो पार्ट होते हैं वो ट्रिप्सिन के द्वारा ही टूटते हैं। वो एक एंजाइम है प्रोटियोलाइटिक। जी, तो ये तो हुई प्रोटीन की बात। और मूंग की दाल आप और खिचड़ी आप प्रेफर करेंगी कोविड-19 हाँ बिल्कुल के रेफरेंस में? मैं इसका एक और रीज़न भी बताती हूँ आपको। खिचड़ी क्यों बोलते हैं या दाल चावल क्यों बोलते हैं? दाल चावल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक सीरियल्स में, अनाजों में मेथियोनाइन एक प्रोटीन होता है जो दालों में नहीं होता, और लाइसिन एक प्रोटीन होता है जो दालों में होता है पर सीरियल्स में नहीं होता। तो इन दोनों प्रोटीन्स को पूरा करने आप के लिए तो सब्सक्राइबर्स को ऐसे ऐसे साइंटिफिक नाम बता दे रही हैं कि वो तो शायद इनका अर्थ भी ना जानते हो। फिर से नाम लीजिए और उनका काम भी बताइए। देखिए, मेथियोनाइन और लाइसिन जो है वो दो तरीके के एसेंशियल या ज़रूरत वाले अमीनो एसिड हैं। अगर आप प्रोटीन, मैं आगे के अपने वीडियोस में प्रोटीन्स के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगी, आपको उसमें मैं बताऊंगी कि प्रोटीन्स के छोटे छोटे जो भाग होते हैं वो अमीनो एसिड्स होते हैं। उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं वो 9 हैं, उसमें से एक मेथियोनाइन और लाइसिन भी है। मेथियोनाइन हमारे सीरियल्स में मौजूद है लेकिन दालों में नहीं है, और लाइसिन जो है वो हमारी दालों में है पर सीरियल्स में नहीं है। इन दोनों की पूर्ति के लिए ही दाल चावल को एक साथ या खिचड़ी बना के खाया जाता है। तो दिस इज द साइंटिफिक रीजन व्हाई। अच्छा, एक जो है क्वेश्चन अभी तक तो मेरे दिमाग में नहीं था ये जी, कि जो है ये खिचड़ी बनाते मतलब दाल चावल मिला के और दाल चावल अलग अलग मिला के, तो दोनों में केवल टेस्ट का अंतर है या प्रकार का अंतर है या कुछ साइंस का भी अंतर है? जैसा कि मैंने ये चीज़ बताई, अंतर है दाल और चावल। अनाज और दालों में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि दाल में हमारा होते दोनों के गुण हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स अमाउंट होते हैं, लेकिन दालों में प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है। और दालें जो होती हैं उनमें लेग्यूम्स उनको हम बोलते हैं, या उनमें गैस बनाने की या ट्रिप्सिन वाले फैक्टर्स, टॉक्सिन ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन अनाजों में ये चीज़ कम पाई जाती है। इसलिए आप अनाजों को कूट करके आटे जैसे शेप में कर सकते हैं, पर दालों की आप प्रोसेसिंग इतनी फाइन नहीं कर सकते हैं। ये उनके स्ट्रक्चरल डिफरेंस होते हैं। अच्छा, ये तो पॉइंट ठीक रहा आपका। जी जी, तो बहुत अच्छी तरीके से प्रोटीन की बात आपने कर ली, उसकी बॉडी वेट के हिसाब से भी बता दिया, कार्बोहाइड्रेट भी बताया। अब आ गई बात फैट की। फैट्स, बिल्कुल। फैट्स में मैं बताऊं, हमारे यहाँ फैट्स को 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। फैट्स बोलते हैं गुड फैट्स या बैड फैट्स, या गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा। तो गुड फैट्स जो हैं वो हमेशा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, या उसको हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त फैटी एसिड्स, जो सैचुरेशन के प्रोसेस से ज़्यादा ना गुजरे हों, वो फैट्स हमारे लिए अच्छे होते हैं। जिसमें सबसे अच्छे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो स्पेशली हमारे फ्लैक्स सीड्स में, फ्लैक्स सीड्स का मतलब है अलसी, तिल, और कद्दू के आपने बीज सुने होंगे, चिया बीज आपने सुने होंगे, अखरोट, बादाम, इन सब में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत अच्छे मौजूद होते हैं। इनको हम एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। तो सब्सक्राइबर्स की तरफ से प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये एलडीएल है ना? जी, एचडीएल, HDL ये क्या चीज़ है? जैसे कि मैंने अभी बोला ही, सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और LDL को ही हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। LDL क्या चीज़ है? LDL एक ऐसा फैट का पदार्थ है या ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारी वेन्स में चिपक जाता है, जिसके लिए आपने सुना होगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो हार्ट डिजीज़ होती है उसमें ब्लॉकेज हो गया, तो बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि अपना वज़न कम करिए, तेल और घी वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है। तो LDL इसीलिए बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसकी डेंसिटी ऐसी होती है लाइपोप्रोटीन्स, इसमें भी प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ मेल जोल होता है, जिसको हमारी बॉडी में जाके स्टिकी पदार्थ पैदा करता है, उसको हम LDL बोलते हैं। HDL है वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, वो हल्के उसमें होता है, इसीलिए HDL का लेवल प्यूफा हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ज़्यादा होता है, और वो हमारी बॉडी के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हमारे भारतवर्ष में तो सरसों का तेल और जो है नारियल का तेल जी, और ये चीज़ें प्रयोग होती हैं। जी जी जी। तो और जो वैज्ञानिक बता रहे हैं वो कह रहे हैं जैतून का तेल, फ्लैक्स ऑयल, सूरजमुखी का। जी, इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये सर अभी रिसेंट में विगत
20-30 साल हुए हैं इन रिसर्चेस को बहुत ज़्यादा देखा गया है। इनको जैसे आपने बोला भी जैतून का तेल या हम ऑलिव ऑयल बोलते हैं, सनफ्लावर ऑयल, इन सभी में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत अच्छे होते हैं। और ओमेगा 3, मैं आपको एक टर्म्स और बताती हूँ, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दो तरीके के सोर्सेज होते हैं फ़ैट के। ओमेगा 3 बहुत ही यूज़फुल फ़ैट सोर्सेज होते हैं जो कि स्पेशली सनफ्लावर ऑयल में, जैसे सूरजमुखी के तिल के तेल में, ऑलिव ऑयल में, कोकोनट ऑयल में बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। ये बहुत ही हल्के होते हैं, इनकी जो तासीर है वो बॉडी में बहुत हल्की होगी। मतलब इनको ग्रहण करने के बाद आपका वजन एकदम से नहीं बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा। तो आप कौन सा प्रेफर करेंगी? मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को ऑलिव ऑयल कहती हूँ, पर ऑलिव ऑयल थोड़ा सा महंगा है। आप उसकी जगह कोकोनट या नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं या सूरजमुखी का तेल, और चावल की भूसी, राइस ब्रैन ऑयल इस टाइम बहुत फेमस है। राइस ब्रैन ऑयल भी बहुत अच्छा है। अच्छा, फ्लैक्स ऑयल के लिए क्या कहेंगी? अलसी का तेल मैं इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। अलसी को आप नॉर्मल ला करके और पीस करके, भून करके उनके लड्डू जैसे आप बना सकते हैं। तेल के साथ क्या है कि कुछ पेशेंट्स का ये कहना है कि अलसी कभी कभी एलर्जी या बहुत गर्मी का वो प्रयोग करती है, तो गर्मी में उसको हम क्योंकि जो हार्ट के केस हैं और जो दूसरी बातें हैं, तो जो है अलसी और जैतून का तेल मिला हुआ भी आ रहा है। अलसी और जैतून का तेल, मैंने जैसा कि बताया कि जैतून और ये सारी चीज़ें किडनी और हार्ट में यूज कर रहे हैं लोग। ओमेगा 3 होने की वजह से ही होता है इसको। अच्छा, ओमेगा 3 का जो और जो मेवे हैं जी, ड्राई फ्रूट्स में है, जी, तो ये बड़ी चीज़ है। तो उससे जो है मेमोरी बढ़ने में भी कुछ सहायता होती है। बिल्कुल। बादाम आपने सुना ही होगा कि रोज ब्रेन टॉनिक है, क्योंकि मानसिक अवसाद भी तो हो जाता है इसमें। ये कोविड-19 में एक भय जो एक चीज़ है, भय को दूर करने के लिए कुछ अगर हम मतलब बात करें, बिल्कुल, तो कुछ ब्रेन टॉनिक देना होगा। ब्रेन टॉनिक के लिए मैं अपने या ब्रेन के लिए जैसे या मेवा का है बताएं कि बादाम घिस के ले लें, बादाम घिस के ले लें, अखरोट ले लें। और मैं आपको बताऊं, आप मार्केट में है चिया सीड्स भी बहुत अच्छा ब्रेन बूस्टिंग। फिर से बोलिएगा। चिया सीड्स, चिया उसको चेई जैसे भी बोलते हैं। आप सर्च करेंगे, चिया के सीड्स आते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी में, इनमें भी ओमेगा 3 ओमेगा 6 दोनों मौजूद होते हैं, और ये हमारे ब्रेन बूस्टिंग में बहुत काम आते हैं। तो स्पेशली बॉडी बिल्डर्स हों या तैयारी कर रहे हों, प्रिपरेशंस कर रहे हों, तो उनके लिए भी मेमोरी पावर को बढ़ाने में इनका बड़ा रोल है। आलमंड्स, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स आप ले सकते हैं, एक बना करके इनको एक सॉल्युबल फॉर्म में ले सकते हैं इसको। तो एक चीज़ ये बताइए कि जो मात्रा होती है कैलोरीज के बाद एक नए स्वरूप पे आते हैं फूड के, जी, तो कितनी कैलोरी किस किस आयु वर्ग के या कार्य की दृष्टि से और या मेल फीमेल की दृष्टि से ये सब क्राइटेरिया हैं? जी जी जी, बिल्कुल। तो आपकी दृष्टि क्या कहती है? देखिए, हम सब जैसे कि हम सारे जितने भी डाइटिशियंस या लीडिंग डाइटिशियंस हैं, हम लोग रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, आप सुना होगा आपने, RDA होता है, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जो हर 10 साल में एक RDA रिवाइज चैप्टर बनाती है। उसके अकॉर्डिंग हम कैलोरीज़ को डिवाइड करते हैं। 3 तरीके होते हैं या 3 कैलोरी के लेवल्स होते हैं जिनमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहला, सेडेंट्री, ऐसे लोग जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब बैठ के काम ज़्यादा है, जिनका मेंटल वर्क ज़्यादा है, जैसे कि सर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मेंटल वर्क जिनका ज़्यादा है, फिजिकल वर्क उतना नहीं है। दूसरा है मॉडरेट का मतलब है कि थोड़ा चलने फिरने वाला काम, थोड़ा सा ऐसा काम लेकिन थोड़ा बैठने वाला। और हैवी, जैसे कि मजदूर जो तोड़ते हैं या ईंटा तोड़ते हैं, तो इन चीज़ों में हम सेडेंट्री, मॉडरेट, हैवी, अलग अलग 3 कैटेगरी होती है। RDA के चार्ट्स के अनुसार मैं बता देती हूँ। हम 23-20, 23-20 होता है सेडेंट्री के लिए, 2320 किलो कैलोरीज पर केजी ऑफ बॉडी वेट एक नॉर्मल सेडेंट्री मैन को चाहिए है। और अगर हम कैलकुलेशन वाइज डिवाइड करते हैं तो हम 30 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट एक सेडेंट्री मेल को बोलते हैं। 35 कैलोरीज़ हम बोलते हैं मॉडरेट के लिए, और 40 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट हम एक हैवी वर्कर के लिए बोलते हैं। फीमेल्स के लिए इसी चीज़ को हम 20 किलो कैलोरीज़ एक सेडेंट्री फीमेल के लिए है, 25 कैलोरीज मॉडरेट फीमेल के लिए, और 30 किलो कैलोरी एक हैवी फीमेल के लिए है। बॉडी वेट के अनुसार मतलब अगर आपका बॉडी वेट है 60 किलो, तो 60 किलो के साथ आपने, अगर आपको 30
ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट लेना है तो 60 × 30 मतलब 1800 किलो कैलोरी आपको टोटल चाहिए। बहुत अच्छा फार्मूला बता दिया। जी, ये मैंने जो बताया है यही डाइट कैलकुलेशन का बेसिक तो ये है। तो कैलोरीज की बात कर ली, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की बात कर ली, और कितनी बार लेना चाहिए ये भी आपने बता दिया, और चॉइसेस भी बता दी कि प्रोटीन के सोर्सेज बता दीजिए एक बार फिर से। जी, प्रोटीन रिपीट कर दें। प्रोटीन के 2 मेन सोर्सेज हैं। पहले तो जैसे नॉन वेज में आप लेंगे तो नॉन वेज में चिकन है, फ़िश है। फ़िश को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी। फ़िश हल्की होती है, जिसमें रोहू और सालमन मछली है वो बहुत ही सुपाच्य और हल्की होती है। अंडे, ये तीनों नॉन वेज की कैटेगरी में हैं। अगर आप वेज की कैटेगरी में आते हैं तो आप पल्सेस जैसे दालों में अरहर, मूंग, मसूर, चना, काला चना, इनको ले सकते हैं। राजमा, सोयाबीन बहुत हाई सोर्स है प्रोटीन का वेजिटेरियन वालों के लिए। और थोड़ा बहुत अमाउंट में सब्जियों में भी मौजूद होता है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में। प्रोटीन का बिल्कुल ना के अमाउंट में मौजूद है। बेसिकली आप दालें और दूध की बनी हुई चीज़ें, पनीर है, छेना है, चीज़ है, बटर है, इसमें भी प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ठीक, तो अब आप कार्बोहाइड्रेट बताइए कि कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के भी 2 सोर्सेज हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे अनाज तो है ही, अनाज में आपने गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है और रागी है, ये सारे अनाजों में कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा मौजूद होता है। चावल है, चावल के अलग अलग जो किस्म आती है उसमें कि जितना ब्राउन राइस है, तो ब्राउन राइस आपने सुना, भूरा चावल सुना होगा, वो बहुत ही सुपाच्य और हल्का है। जितना ज़्यादा आप पॉलिश कभी भी चावल मत लीजिए। नया चावल जितना पॉलिश आपको लगे आप उसको अवॉइड करिए। पुराना चावल हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है। ये अनाजों के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। अनाज सारे ही लगभग दलिया और ये अच्छा, सब कुछ इसमें ही है। फैट की बात हम पहले कर चुके फैट थे। की बात आप कौन कौन सी चीज़ें फैट के लिए आपने बताई थी कि ले सकते वहाँ से, ऑयल या घी? हाँ, जैसे कि फ़ैट में मैंने बोला कि चावल की भूसी का तेल है, तिल का तेल है, सीसम का तेल है, चिया सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं। कद्दू के बीज का भी आप व्यूअर्स को मेरे ख्याल से पता होगा, कद्दू के बीज भी बहुत अच्छे सोर्सेज ओमेगा 3 के हैं। कोकोनट है, नारियल का तेल है, जैतून का तेल, ये सारे तेल जो हैं इनमें फ़ैट्स बहुत अच्छे मात्रा में मौजूद होता है। साथ ही साथ बेकरी के जो आइटम्स हैं उनमें भी फ़ैट मौजूद होता है हल्के अमाउंट में, लेकिन अच्छा, आपको बहुत अमाउंट नहीं लेना है उसका। ये बात हुई। अब आप हमें ये बताइए कि दही का क्या रोल है? दही का तो मतलब कफ को बढ़ा देगा, या दही के लिए क्या कहेंगी? दही के लिए मैं ये बोलूँगी कि जैसे पेशेंट को अगर निमोनिया है या खांसी, इसको डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर हम बोलते हैं वो है, तो उसको दही थोड़ा सा रोक दें, या दही की बजाय या पेशेंट को छाछ बना के दें पतला करके। दही अगर ताज़ा है तो आप पेशेंट को रिकवरी फेज़ में दे सकते हैं, पर अगर उसको निमोनिया या खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप उसको डायरेक्ट दही के फॉर्म के बजाय आप उसको छाछ बना करके दे सकते तो हैं। अब हम आ गए फिर से कि जो है दूध कौन कौन सा दूध, किस किस का दूध? देखिए, दूध में बेसिकली आप दूध ले सकते हैं, पर आप बहुत वसा युक्त दूध, जिसे हम स्किम्ड मिल्क जो है आपको लेना है। टोन्ड मिल्क आपको नहीं लेना। आप मार्केट में जाएंगे तो आप पराग के या अमूल के आप देखते होंगे 2 क्वालिटीज़ होती है, एक स्किम्ड होता है, एक टोन्ड होता है। स्किम्ड का मतलब है जिसमें वसा निकली हुई है, और टोन्ड का मतलब है जो टोटल फैट है। तो आप हमेशा स्किम्ड मिल्क कोविड में ज़्यादा यूज़ करिए, टोन्ड मिल्क का यूज़ कम करिए। और दूसरी चीज़ एक ये भी है कि दूध में आप हल्दी का प्रयोग ज़रूर करें। हल्दी टर्मरिक है और कफ को भी काटेगा। और एक चीज़ मैं और अपने व्यूअर्स को बता दूं कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी ने 3 मेन चीज़ों पे जो जोर दिया है वो अदरक, हल्दी और इनका प्रयोग ज़्यादा यूज़ करने को बोला गया है। अच्छा, तो अब जो है मैं ये चाहूँगा कि जो है ये तो आपने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इनकी बात करी है। जी, अब इधर आइए आप, जी। थोड़ा सा उस तरफ चलें, हाँ, पीछे की तरफ। हाँ, तो अब ये बताएं कि कोविड की 3 स्टेज की बात है। तो पहली स्टेज में तो आप पूरा विवरण करती चली आ गई, जी, जी। और दूसरी स्टेज में भी हम मूंग की दाल की बात की। तो दूसरी स्टेज मतलब डिसीज़ है, डिजीज़ है। अब डिसीज्ड हो गया, हाँ, पेशेंट को इन्फेक्शन दुर्भाग्य से हो गया हो है। ही गया है। अब हो गया है तो फेस तो करना ही है। जी। तो 3 स्टेज उसमें आ जाती हैं, एक माइल्ड है, एक जो है मॉडरेट है, और एक सीवियर है।
तो तीनों में अलग अलग आप बताएं कि आहार किस तरीके से आप आपकी साइंस, आपका ज्ञान, आपका अनुभव क्या कह रहा है? जैसे कि तीन चीज़ें में है, मैंने माइल्ड के लिए पहले ही बताया है कि माइल्ड में आपको बैलेंस्ड लेना है, बैलेंस्ड चीज़ें लेनी, ओवर फीडिंग नहीं करनी है। रिमेंबर दिस ऑलवेज कि माइल्ड जब आपको सिम्टम है तो आपको पेशेंट को बहुत ज़्यादा नहीं खिलाना है, थोड़ा थोड़ा। अब पेशेंट को अगर हो गया है, उसमें भी एक चीज़ ये कि अगर पेशेंट को खांसी ज़्यादा हो रही है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो आपको कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट लो कर देना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक वर्ड है जो हम डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं, वो आपको कम देने हैं। फ़ैट का जो प्रयोग है वो आप ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब घी का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा आप बढ़ा दें, नारियल के तेल का अमाउंट का बढ़ा दें, जैतून का तेल थोड़ा सा आप बढ़ा दें, उसको अखरोट या बादाम जैसी चीज़ें दें। ये मॉडरेट सिम्टम्स के लिए जब पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। अब अगर पेशेंट क्रिटिकल इल है या वो हॉस्पिटलाइज होने वाला है तो मैं उसके लिए भी थोड़ा सा एक आउटर व्यू में एक बताना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को। एंट्रल न्यूट्रिशन को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं पैरेंट्रल न्यूट्रिशन को। एंट्रल न्यूट्रिशन एक नया वर्ड है। एंट्रल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब हम जो नली डालते हैं खाने की वो डायरेक्ट हमारे जीआईटी में, जो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की जो नली है उसमें जाके लगती है, तो एंट्रल न्यूट्रिशन देते हैं। मतलब सीरियस केसेस में, सीरियस केसेस में वो चीज़ ये जो है तो सीरियस केसेस के लिए बात आप करने लगी। चीज़ है और उसके लिए भी आपको बैलेंस्ड एक फार्मूला यूज़ करना है। इसमें 15 से 20 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट हम पेशेंट का देते हैं। प्रोटीन्स उसको नॉर्मल देते हैं और फैट हल्के अमाउंट में देते हैं। अगर आपको मॉडरेट सिम्टम है कि पेशेंट को हो गया है या निमोनिया हो गया है, कभी भी निमोनिया में पेशेंट को बासी खाना नहीं देना है, बचा हुआ खाना नहीं देना है, ताज़ा बना के दे, फ्रेश दे, फ्रेश दे उनको। पेय पदार्थ उनको जितने हैं वो ज़्यादा दें, जिससे कि उनकी जो गति है सांस वाली वो थोड़ी सी तरल रहे या हल्की, जो सूख जाती है खांसते खांसते या निमोनिया में इस तरीके से, वो उनकी थोड़ी सी नॉर्मल रहे। आपको ऐसा अमाउंट में नहीं देना है, हैवी फैट्स नहीं देने हैं, हल्के फैट्स देने हैं। प्रोटीन आप उनका बढ़ा दें। प्रोटीन में जैसे आप दालें वगैरह, अगर वो दाल नहीं पचा पा रहे तो आप कूट करके दाल को एक सॉलिड जैसा बना करके सूप जैसा उनको बना करके दे दें। वेज सूप दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं। अब नींबू पानी की फिर बात आपने की तो मेरे दिमाग में एक और पेय आया है जो आयुष भी कह रहा है कि तुलसी, जी हाँ, जिसे आप शायद काढ़ा कहेंगे। हाँ, अब काढ़े की बात बताइए, अब आपके शब्दों में सुनेंगे। काढ़ा एक एंशंट वर्ड है जिसे हम यूज़ करते हैं, बट काढ़ा अपने आप में बहुत ही वाइटल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हल्दी, तुलसी, तो वो गोल्डन मिल्क दे रहे हैं। गोल्डन मिल्क दे रहे हैं, बिल्कुल। एक तो हल्दी के साथ तो गोल्डन मिल्क आयुष प्रिस्क्राइब कर रहा है। प्रिस्क्राइब कर रहा है आयुष ने। तीन जो चीज़ें, तुलसी, अदरक और नीम का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा इस समय देखिए, तुलसी बताई है और अदरक है, लौंग है, हैं, और लोग बाग वैसे चाय में इलायची डालते हैं, लेकिन इलायची की वहाँ नहीं चर्चा है। कभी तो कभी, हाँ। हाँ, तो ये चार चीज़ें जो मेन है मैं आपको बताऊं, ये हर्ब्स अपने आप में एसेंशियल ऑयल्स को लिए हुए हैं। इनकी जो एसेंस होते हैं ना, लौंग में क्या है, क्यूमिन एक तरीके का एस्पिरिजॉयल हम उसको बोलते हैं, एक ऑयल होता है जो कफ को काटने का काम करेगा, इसलिए लौंग का प्रयोग। तुलसी के पिगमेंट्स जो हरे हैं, तुलसी अपने आप में एंटीबायोटिक का काम करेगी, वो बैक्टीरिया जो हार्मफुल आ गए हैं उसको काटने का काम करेगी। एंटीऑक्सीडेंट भी काम करेगी, एंटीऑक्सीडेंट भी काम करेगी। अदरक का जो गुण है, अदरक का गुण भी यही है। अदरक जो सूखा आपके अंदर, उसको देखने में ज़रूर लगता है अदरक का स्ट्रक्चर कि वो सूखी है, पर जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो वो उस चीज़ को मेंटेन करेगी, उस लेयर को मेंटेन करेगी। तो अदरक, तुलसी, लौंग, इन सब का काढ़ा पीने से पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। श्वास नली उसकी नॉर्मल होती है, जो श्वास की गति है वो मॉडरेट। और गुड़ची का क्या रोल है? गुड़ची, गिलोय अपने आप में, गिलोय एक अभी आयुर्वेदिक एक वो है जो हम सारे न्यूट्रिशन, जो मॉडर्न न्यूट्रिशन है उसके लिए भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल हमने देखा है। उसमें हमने ये भी देखा है कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो गिलोय से बहुत कम होते हैं। जो पर्सन, आपने पतंजलि का गिलोय का जूस और इस तरीके का सुना होगा, वेट कंट्रोल और ब्लड जो प्रिपरेशन है या ब्लड को प्यूरिफिकेशन है, उसमें गिलोय का यूज़ हमारे मॉडर्न साइंस में बहुत ज़्यादा पाया गया है। चाय के लिए क्या कहेंगे, चाय पियेंगे या काढ़ा पिएं या क्या करें? अदरक की चाय ले सकते हैं। हाँ, अदरक की चाय लें, जिसमें बहुत ज़्यादा दूध का प्रयोग ना करें, हल्की चाय लें, अदरक का प्रयोग ज़्यादा करें। अगर अदरक नहीं है तो आप काढ़े का यूज़ ज़्यादा करें।
अच्छा, जी। तो ये काढ़े की भी बात कर लिया जी आपने जी जी। और तीनों स्टेज की बात कर ली। अब जो है मान लीजिए चिकित्सा चल रही है, तो ये सब जो है चिकित्सक की परामर्श से करेंगे, क्योंकि ये हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं। हाँ। या वो आपसे पर जो है राय लें, डाइटिशियन या तो बताएगा, डाइटिशियन। प्रिस्क्राइब करेगा, क्योंकि मैन टू मैन स्थिति वेरी करती है। चरक कहते हैं कि 10 परीक्षा होती है, 10 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिसाइड होती है कि ड्रग क्या है और आहार क्या देंगे, मात्रा क्या देंगे। तो ये सब चीज़ें, तो इसको जो वीडियो दिखाया जा रहा है ये केवल ज्ञान के लिए है, सैद्धांतिक है और ये वैधानिक चेतावनी भी है कि विदाउट चिकित्सक की परामर्श, क्योंकि वो आपके किस स्टेज में है ये उस वो जानेगा, और विदाउट डाइटिशियन डाइट को डिसाइड नहीं करेंगे, वीडियो को देखकर नहीं करेंगे। ये एक सामान्य ज्ञान है और संपर्क करेंगे तो बहुत सी चीज़ें नॉलेज देने के लिए सिद्धांतिक होती हैं, जिससे नॉलेज गेन करते हैं बच्चे और उसके लाभ भी मिलते हैं। तो अब आप ये बताइए कि जैसे रोगी हो गया है और ठीक भी हो गया, अब वो हॉस्पिटल से आ गया है, अब उसे रिकवर करना है जी। तो उसकी भूख कम है, और एक और स्टेज थी कि दस्त जब चलते हैं तो स्पोरलेक देते हैं या लैक्टोबैसिलस देते हैं, तो उसके लिए दही दे सकते हैं। जी, दही में मिला करके पेशेंट को देंगे। दस्त लगने का मतलब है कि पेशेंट के पेट में खाना नहीं रुक रहा है। कोविड-19 में जो है मतलब दही का वहाँ पे रोल आ जाता है, वही मैंने, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस होता है, उसी में हम छाछ का, क्योंकि ये पैंट छूट रहा था जी। डायरिया, जैसे कि डायरिया अगर पेशेंट को हो रहा है तो हम उसमें एक तो जैसे अदरक का प्रयोग, और पेशेंट को अगर भूख नहीं लग रही अच्छा, है, दालचीनी भी तो डालते हैं काढ़े में, दालचीनी भी डालते हैं और काली मिर्च भी डालते हैं। काली मिर्च भी डालते हैं। काली मिर्च का मैं आपको एक और प्रयोग बताऊं, जैसे कि सर ने बोला भूख न लगना, जिसको हाँ। भी भूख नहीं लगती है वो काली मिर्च का प्रयोग करे, उसको भूख लगेगी। वो क्योंकि पैंट छूट मिसप्लेस हो रहा था जी, कि काली मिर्च का प्रयोग आप करें खाने में पेशेंट के, जिससे उसकी जो भूख की या एनोरेक्सिक हम उसको बोलते हैं, जो उसको भूख नहीं लग रही है पेशेंट को, वो उसकी नॉर्मल होएगी। आप अगर 10 लग रहे हैं, अगर पेशेंट नॉर्मल है, डायबिटीज़ नहीं है, तो उसको केले का सेवन करा सकते हैं। केला जो है वो उसके स्टूल्स को बांधेगा। छाछ का प्रयोग कर सकते हैं, मूंग दाल की खिचड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, पतली दलिया का प्रयोग कर सकते हैं। डायरिया अगर पेशेंट को है तो आप उनको ये। तो अब आप ये बताएं कि जो हमने बताया कि मरीज जब आ गया घर पे, या घर पे जो है वो रह रहा था और अब ठीक हो चुका है, RT-PCR जो है निगेटिव आ चुकी है, लेकिन कमज़ोर ज़्यादा हो गया है, अब उसकी रिकवरी कैसे होगी? आप एज ए डाइटिशियन क्या डाइट प्रिस्क्राइब करेंगी या क्या राय देंगी? क्योंकि वैसे तो उनको खुद ही वहाँ से प्रिस्क्राइप्शन वो कराएगा, लेकिन सामान्य ज्ञान क्या कहता है? जैसे कि जब आप पोस्ट कोविड हो गए हैं या पोस्ट कोविड आपका नेगेटिव आ गया है, तो अब आपका ये है कि इम्यूनिटी लेकिन अभी आपकी बॉडी की बहुत कम है। तो जैसे कि मैंने पहले सोर्सेज आपको बताया, आपको विटामिन्स और मिनरल्स का प्रयोग ज़्यादा करना है। मैं यहाँ पे फ़ैट के लिए नहीं आपको बोल रही हूँ, फ़ैट का प्रयोग अब आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि अभी शरीर की क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है, वो इतना पचा नहीं पा रही है खाना। आप प्रोटीन नॉर्मल फॉर्म में लेंगे, कुटे हुए फॉर्म में लेंगे, कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल लेंगे, लेकिन विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो आपको ज़्यादा लेंगे। मतलब फल और सब्जियां आप ज़्यादा लेंगे। आप पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, इडली ले सकते हैं, पतली पतली जो चीज़ें सुपाच्य हों आपके लिए, क्योंकि इस वक्त जब रोगी को कोविड के बाद उसके पेट की जो क्षमता है पचाने की वो बहुत कम हो जाती है। सूप्स ले सकते हैं आप, बेवरेजेस जो स्वीटेंड ना हो। मैं इसको स्वीटेंड इसीलिए मैं वर्ड बोल रही हूँ कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स अगर इसको देखेंगे तो उसमें आपको अपनी शुगर का भी ध्यान रखना है। फ्रेश फ्रूट जूसेस आप ले सकते हैं, फ्रेश। आप सेब का प्रयोग करें, आप अमरूद का प्रयोग करें, सलादों का प्रयोग करें। अच्छा, तो धीरे धीरे मात्रा पे आएँ, शुरू में हल्की रखेंगे, शुरू में आप हल्की रखें, क्योंकि पेट क्योंकि अगर ज़्यादा खाना चालू कर देंगे कि रिकवरी के चक्कर से, तो वो इंडाइजेशन हो जाएगा, फिर वो शरीर में लगेगा नहीं। बिल्कुल, क्योंकि शरीर अभी उस अवस्था में नहीं है कि बहुत तेज़ी से खाना पचा ले, उसकी कमज़ोर हो गई है, उसकी जो इम्यूनिटी है, उसकी जो पाचन शक्ति है या उसकी जो क्षमता है वो अभी क्षीण हो गई है। तो आपको, इसको हम बोलते हैं स्टेजेस ऑफ क्योरिंग, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड। आप धीरे धीरे, या हम इसको अपने पेशेंट्स को हम ऑपरेटिव भी बोलते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव में पेशेंट्स को सेमी लिक्विड डाइट देते हैं, फिर सॉलिड डाइट पे आते हैं। सेमी लिक्विड का मतलब ही होता है मूंग की दाल दें, खिचड़ी दें, साबूदाने की खिचड़ी दें, या पतला चावल, जैसे चावल की लेई जैसा बना देते हैं, सूजी की खीर बना के दें। आप इस तरीके की चीज़ें दें पेशेंट को, हल्की हल्की चीज़ों से शुरू करें, ताकि पेशेंट का जैसे जैसे पेट
या शरीर एब्जॉर्ब करने लगे, आप धीरे धीरे नॉर्मल डाइट पे आएं। देखिए एकदम से सब्सक्राइबर्स जी नहीं आए। कि हमने जो एक नवयुवा प्रतिभा को आपके सम्मुख रखा, उन्होंने अपने विचार दिए, तो अब आप खुद मूल्यांकन करेंगे कि वो किसी से कम नहीं, या आप क्या फील करेंगे ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। तो इसलिए ये मंच नवयुवाओं को अवसर दे रहा है, क्योंकि उनको जो है चैनल पे आने का और इस प्रकार से इंटरव्यू देने के अवसर बहुत दिनों बाद मिलते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को सीखें और अपनी ज्ञान का प्रस्तुतिकरण करें और समाज को दिखाएं कि उनमें कितना इंटेलिजेंसिया है। क्योंकि पब्लिक है, ये तो पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक है सब। जैसे ही बोला तो वैसे ही वो जान जाती है कि क्या है। बिल्कुल। तो सामने वाले की वैल्यू का आकलन बोलते हुए आ जाता है। हम लोग बाग में हैं तो कौवा और कोयल में अंतर समझ में आ जाता है जैसे ही उसने बोला। तो इसलिए ये मंच जो है, या ऐसे बोलने से, लेक्चर देने से उनकी प्रतिभाओं में निखार आता है, वो बेस्ट टीचर बन सकते हैं। क्योंकि जब वो कुछ फेस करेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे, कुछ सीखेंगे, तो ये वो सीखने की प्रक्रिया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपका अनुभव, आज का अनुभव, आप 1 घंटे 5 मिनट बोल चुकी हैं। अब जब आप पहले फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रही थी, अब 1 घंटा, इस 1 घंटे में आप में क्या परिवर्तन आया? आप क्या थॉट कर रही हैं? बिल्कुल। ये किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं हेल्पफुल है, ये बिल्कुल क्लियर कट बताइए, बिल्कुल तेज आवाज़ में। पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी अपने सारे व्यूअर्स को और जितने भी यंग लोग हैं, हम लोग, कि आप आगे बढ़िए। मैं भी आप में से थी, मेरे पास नॉलेज थी पर मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। मैंने फ़र्स्ट टाइम कैमरे को फेस किया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी चीज़ के सर ने मुझे मौका दिया, मुझसे मेरी स्वेच्छा पूछी, स्वेच्छा के साथ मैंने इसमें हाँ किया। और उसके बाद मैंने अपनी नॉलेज का होना और नॉलेज को शेयर करना बहुत अलग चीज़ है। हम कई बार ऐसा होता है कि ज्ञान तो हमारे पास है पर हम ज्ञान दूसरों तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप इसको करियर ओरिएंटेड में देखें, मतलब आपके ज्ञान को कोई यूज नहीं कर रहा है। कोई लेकिन यूज़ एक तो नहीं ये कर भी रहा। प्रचलन चल रहा है कि हमें यूज कर ले रहे हैं। अगर मैं, जैसे सर ने ये चीज़ बोला, एक ये भी चीज़ है आजकल सुनने में आती है कि लोग बात कहते हैं हाँ, हमको यूज करे ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ज्ञान, आपके ज्ञान को यूज़ करके एक अच्छा काम हुआ। जैसे कि मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगी, जितने भी यंग लोग इसको सुन रहे हैं, ज्ञान कभी भी, और आपके गुरु या आपके टीचर्स आपका ज्ञान यूज़ नहीं कर सकते। कोई ज्ञान यूज़ नहीं कर सकता। वो आपके ज्ञान को, जैसे एक मिट्टी होती है ना, लेकिन मिट्टी, हम सब मिट्टी हैं और हम सबको एक घड़े के रूप में एक कुम्हार ही बना सकता है। वो कुम्हार हमारे गुरु होते हैं और जब तक हमें वो घड़ा नहीं बनाएंगे तब तक हम समाज के किसी काम के नहीं हैं। तो आप कितना भी सोचते रहें कि हम मिट्टी हैं, हमारे अंदर इतने गुण हैं, हमारे अंदर ये है, हमारे अंदर वो नहीं, जब तक आपको ऐसा कुम्हार नहीं मिलेगा जो आपको घड़ा बना देगा, तब तक आप किसी कार्य के नहीं हैं, आप धूल ही खाते रहेंगे। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को यही बोलूँगी कि ज्ञान का उपयोग कर लेना या ज्ञान का सदुपयोग करना, ये हमारे, या यूँ कहें कि अवसर को यूज कर लेना। बिल्कुल मंच मिला, अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मिली और उसको आप यूज किया और आगे बढ़े, अपनी फेस वैल्यू बढ़ाना। बिल्कुल। आप आज जो दिखता है वो बिकता है। आज जो दिखता है वो बिकता तो है। यूट्यूब पे आज आप दिखी तो आपके ज्ञान को, जैसे कि आप कह रही हैं कि आप जो है ऑनलाइन ट्रीटमेंट बताएंगी, तो उसमें जो है आप किसे, मतलब आपको कुछ दर्शक या इससे कुछ आपको हेल्प मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ बढ़ा। पहले तो अभी आप प्लान कर रही थी, अब क्या कह रही हैं? बिल्कुल सर, मैं 1 घंटे बाद आप में क्या परिवर्तन है? मैं यही चीज़ बोलूँगी कि हाँ, डर लगता है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी कैमरे पे आने पे लग रहा था, लेकिन आज बोलने के बाद मुझे ये लगा कि शायद कैमरा और टीचर्स ही वो प्लेटफॉर्म है जो हमें और बेहतर हमारी फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू बना सकते हैं। यहाँ से पास आउट होकर के हम अपने अपने क्षेत्र में जा कर के कैसे करेंगे? आप जब तक आप फेस नहीं करेंगे कैमरे को, आप लोगों को या मंच पे कैसे बोलेंगे? तो यूट्यूब या ये इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या जितने भी आपके ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे आपको मौका देते हैं कि आप अपनी प्रतिभा को और निखारें। ये ऐसा नहीं है कि आपकी प्रतिभा को चुरा लेंगे, या आपकी
प्रतिभा को और निखारने का मौका देंगे। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज को यहाँ आके डिस्प्यूट करेंगे या तो मैं आपको distribute बता दूं करेंगे। कि इसके लिए हम आपको ये जो है चैनल आपको कोई भी पैसा नहीं दे रहा, निष्काम भाव से सेवा ले रहा है और इसको यूट्यूब पे अपलोड करेगा, इसकी आपको परमिशन दे रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहृदय और बहुत ही खुशी के साथ इस चीज़ की परमिशन देती हूँ कि इस वीडियो को अपलोड करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे गुरु का, हम सब का एक मिशन है जो वो हम सब के साथ मिलकर के पूरा कर देखिए, रहे मैंने हैं। तो एक उद्देश्य लिया है कि जी। जो न्यूअर टेक्नोलॉजी है जी, तो रोजगार भारत सरकार के पास या किसी भी सरकार के पास, किसी भी देश की सरकार के पास सारे नवयुवाओं के लिए वो रोजगार नहीं दे सकती। नहीं दे सकते, कोई देश नहीं दे सकता। बिल्कुल। भारत कोई ऐसा नहीं है कि भारत ही नहीं दे रहा पा रहा। भारत ही नहीं दे रहा, बिल्कुल। बहुत सारे देश हैं जो कि विकसित देश है, वो भी नहीं दे पा रहे। बिल्कुल। तो दूसरे माध्यमों से, टेक्नोलॉजी से हम सरकारी पदों से बराबर या उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो वो, लेकिन वो टेक्नोलॉजी सीखनी होगी, वो विधियाँ सीखनी होंगी, तो उनको सिखाने का हम एक प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको उस चीज़ को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के क्रम में ये चीज़, उसी की मेरी दृष्टि तो ये है। बिल्कुल आपकी दृष्टि क्या कह रही है कि इसमें आप कुछ इससे सीख पाएंगी? सर। आपको कुछ जो आपने आपने अपना सपना बताया था कि मैं जो ऑनलाइन जो है टीचिंग या कोचिंग और ऑनलाइन जो प्रिस्क्रिप्शन जो है, आपने बताया था कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो 3 हैं उनके रोगियों को, क्योंकि आपने 2.5 साल काम किया और यहाँ आप 3 साल सर सुंदरलाल में जो आपके को गाइड हैं उनके साथ बैठ रही हैं, तो 5.5 साल का आपका अनुभव हो जाएगा तो पीएचडी करते करते, तो उसमें ये हेल्पफुल होगा या नहीं? बिल्कुल। सर ने जैसे बताया कि मैं पीएचडी में, मैं ऑलरेडी डायबिटीज़ के पेशेंट्स के साथ मैंने काम किया है और मेरा रिसर्च वर्क भी डायबिटीज़ के ऊपर चल रहा है। तो आज मुझे ये भी लगा कि कैमरे में आने के बाद या यूट्यूब हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपनी प्रतिभा को और भी ज़्यादा मार्केट वैल्यू दे सकते हैं। क्योंकि जैसे कि सर ने बोला कि भारत सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। आप एक ही नौकरी, गवर्नमेंट जॉब के पीछे आप अपना पूरा समय व्यतीत नहीं कर सकते। आपके पास, इसको हम बोलते हैं, आप सब जानते हो कि प्लान बी क्या है। प्लान ए तो सबके पास वही है, प्लान बी क्या है? और ये बात बिल्कुल सच है, जैसे सर ने बोला कि आज प्राइवेट फर्म्स में या लोग अपनी पर्सनल क्लिनिक्स या इन चीज़ों से, गवर्नमेंट जॉब या उन चीज़ों से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये जो टैलेंट है, ये जब तक आपका टैलेंट बाहर नहीं आएगा या मार्केट वैल्यू इसकी नहीं बढ़ेगी, आप अपनी प्रतिभा को कैसे निखारेंगे? आप एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे तो आप कैसे नई चीज़ों से जुड़ पाएंगे और उससे बेहतर कर पाएंगे? तो मैं अपने व्यूअर्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि पहले तो अपने टैलेंट को समझे। हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट है, वो गुरु को पता होता है, वो मौका देते हैं। आप आगे बढ़े, इन चीज़ों को समझें और आगे से आगे इसमें प्रतिभा अपनी दिखाएं, आकर के सर का साथ दें या मौका दे रहे हैं सर, तो उस चीज़ों को ये मत समझें कि नहीं वो प्रतिभा यूज़ हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई प्रतिभा यूज़ नहीं कर सकता, आपकी प्रतिभा को और निखारेगा। हीरा वही है जिसमें कट लगे, वरना तो फिर कोयला ही बन के रहना है, कोयले में ही पड़े रहना है। वो हीरा कभी भी माथे पे सजेगा नहीं जिस पे कट नहीं लगेगा। मैं इसी टैगलाइन को मैंने सीखा है। मैंने अपने 3 साल 5 साल के अनुभव में अपने गुरु से, सर से, अवस्थी सर ने ये चीज़ सिखाई है कि अगर हीरा बनना है तो कट की क्षमता होनी चाहिए, और जिसने रिस्क नहीं लिया उसने फिर कुछ नहीं किया। तो अगर हीरा बनना है, माथे पे चमकना है, तो कट तो लेने पड़ेंगे। गुरु का साथ दें, गुरु के सानिध्य में रहें, उनको समय दें, अपनी प्रतिभा को और निखारें, क्योंकि उनकी अनुभव आपसे बहुत ज़्यादा है। तो अब आप जो ग्लूटीन पे काम कर रहे हैं, ग्लूटीन क्या चीज़ होती है? वैसे आपका उस पर लेक्चर एक अलग होगा। डायबिटीज़ और ओबेसिटी और ब्लड प्रेशर, तीनों में ग्लूटेन फ्री डाइट की बात करते हैं। तो केवल आप 4-6 लाइनों में ये बात कर लें, 8 लाइनों में, क्योंकि अब ये वीडियो बड़ा होता जा रहा है। क्योंकि अगले अंक में आप ग्लूटीन पे टॉक करेंगी, उसकी भूमिका यहाँ बता दें। मैं अगले अंक पे, जैसे कि मैं वर्क कर रही हूँ ग्लूटेन पे। ग्लूटेन एक तरीके का प्रोटीन है जो वीट में, स्पेशली गेहूं में पाया जाता है।
और मेरा जो काम है मैं ये देख रही हूँ कि ग्लूटेन फ्री डाइट, क्योंकि अभी रिसेंट में कुछ सालों से ग्लूटेन फ्री डाइट या ग्लूटेन की डिज़ीज़, आप सियालिक डिज़ीज़ आपने नाम सुना होगा, लोगों को ग्लूटेन या गेहूं का आटा पचता नहीं है, जिसकी वजह से उनको परेशानियां होने लगती हैं, उनका शुगर बढ़ने लगता है। तो मैंने बेसिकली अपना काम, ये स्टडीज़ फ़ॉरेन में अभी हो रही हैं, इस स्टडी को भी इंडिया में नहीं इस तरह से किया गया है। ये मुझे ऐसा टॉपिक मिला, सर ने मुझे इस चीज़ों में हेल्प करी कि मैं अपना काम गेहूं पे, स्पेशली ग्लूटेन फ्री डाइट पे कर रही हूँ। और मैं अपना प्रयोग टाइप 2 डायबिटीज़ के उन पेशेंट्स को जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसे नॉन इंसुलिन, जो इंसुलिन नहीं लेते हैं पर फिर भी डायबिटीज़, मोटापे या ओवर तो एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आपके गए सुपरवाइज़र कौन है और को सुपरवाइज़र कौन है? जी, मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली सर का नाम लेना चाहती हूँ। मेरे सुपरवाइज़र डॉक्टर बाला मोहन नागा कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रचना शरीफ, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, IMS BHU हैं, जो मेरे सुपरवाइज़र हैं। और मेरे को सुपरवाइज़र सर लीडिंग डॉक्टर यहाँ के डॉक्टर अजय कुमार पांडे हैं, और ही इज़ ऑल्सो एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ काया चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, IMS BHU से हैं, जिनके मैं क्लिनिक पे मैं बैठती हूँ, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को डील करती हूँ। डायबिटीज़ पे मैं खुद ग्लूटेन फ्री डाइट चार्ट उनको क्लिनिक बना का के सेंस देती ये हूँ। सर सुंदरहास लाल हॉस्पिटल के रूम की बात कर रही, प्राइवेट की नहीं, प्राइवेट वो नहीं बैठते हैं, प्राइवेट क्योंकि जो आपने जैसे बोला ना, जी, उसका दूसरा अर्थ निकलता है। दूसरा अर्थ कोई नहीं है, वो जो है सर सुंदर लाल हॉस्पिटल में ही बैठते हैं बैठते हैं। और बाहर कहीं नहीं बैठते। जी, BHU के हॉस्पिटल में ही मैं रहती हूँ, और सर के अंडर में और भी आपका टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक PhD का स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ ग्लूटेन एंड ग्लूटेन फ्री डाइट ऑन द पेशेंट्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये थैंक मेरा यू, टॉपिक। थैंक यू। अब ग्लूटेन की बात तो अगली चर्चा में करेंगे, आज बहुत समय हो चुका है। अगर आपको ये चर्चा सब्सक्राइबर्स को पसंद आ रही है, कुछ ज्ञानप्रद लग रहा है, आपको लाभप्रद लग रहा है, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में, जूनियर, सीनियर और परिजनों में शेयर करें, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक से, और जो है इसके चैनल के बढ़ाने में हेल्प करें। और इस तरीके से मैं सभी को, खास करके आज जो है जो हमारी आज की शताक्षी मालवीय जी थी, जिन्होंने आज टॉक दी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में डाइट या न्यूट्रिशन, उन्होंने तीनों स्टेज पे बात करी कि जो है कोविड होने से पहले और कोविड होने पर, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर केसेस, और कोविड के ठीक होने के पश्चात डाइट किन किन बिंदुओं पे डिसाइड की जाती है, उन सब की चर्चा की और ज्ञानप्रद रही। उसके लिए उनको धन्यवाद हार्दिक, और सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद। और मैं सभी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं, और ईश्वर सबको स्वस्थ रखें, सुखी रखें, आनंदित रखें, और आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। और डॉक्टर शताक्षी अपने जीवन की जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, भगवान उनको वो लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करें। थैंक यू।